दोस्तों इस समय की अगर बात की जाए तो भारत के लिए दो देश बहुत बड़ा बाधक बने हुए हैं, जिसमें एक तो काफी छोटा सा देश मालदीव है तो दूसरा उसका मालिक कहलाने वाला चाइना। हम सभी जानते हैं कि इन दोनों देशों ने मिलकर इस समय भारत को कुछ हद तक परेशान करने की कोशिश की है। अपने स्पाई वेसल वगैरह भारत के एरियाज में घुसेड़ना और वहां पर भारत की ताक-झाक करना, ये सारे काम पिछले कुछ समय से किए जा रहे हैं। लेकिन इनके अपने यहाँ पर क्या हो रहा है आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, मालदीव को लेकर तो 2 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि मालदीव ऑफिशियल बैंक करप्ट होने की बिल्कुल कगार पर खड़ा है। इवन कुछ खबरें तो ऐसी भी आई थी कि मालदीव द्वारा आईएमएफ के सामने अपने आप को बैंक करप्ट घोषित करके उनसे बेल आउट पैकेज तक की डिमांड कर दी। तो कहने का मतलब उसकी तो भिक्षा मांगने की स्थिति आ ही गई है। लेकिन अब अगर बात की जाए उसके मालिक यानी चाइना की, तो वहां पर भी स्थितियां कुछ वैसी ही देखने के लिए मिल रही है। देखिए, कोविड पेंडेमिक के बाद जब वो दौर आया जब सभी देशों को अपनी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना था, तो इसमें बहुत ही कम देशों को कामयाबी हाथ लगी, जिसमें सबसे अच्छा अगर किसी ने किया है तो वो भारत है। भारत के अलावा भी कई सारे देशों ने काफी अच्छा किया है, लेकिन स्पेशली भारत की बात की जाए तो इकोनॉमिक क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं उन सभी में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। भारत का स्टॉक मार्केट हो, जीडीपी हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फिर हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार हो, लगभग सभी क्षेत्रों में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना की करेंसी की वैल्यू पहले तो घटी, उसके बाद इनके स्टॉक मार्केट्स गिरने शुरू हुए। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग के गिरे, खुद चाइना के मेनलैंड के गिरे। इसके बाद चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी उसमें भी काफी भारी कमी देखने के लिए मिली और जो पहले आंकड़े हुआ करते थे उनकी तुलना में वो काफी लो रहे। हालांकि चाइना की जीडीपी काफी बड़ी है, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बड़ा है। इस वजह से इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए रिसेंटली चाइना की तरफ से $278 बिलियन का एक पैकेज भी जारी किया गया। लेकिन अफसोस देखिए कि यहाँ पर भी उसे कोई राहत नहीं मिली और जो सुस्ती का दौर था उसकी इकोनॉमी में वो लगातार चल रहा है। इन सब के इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहे हैं। चाइना के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अपने सारे आंकड़े तोड़ चुकी है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किया करते थे वो सारे एक एक करके अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं और भारत जैसे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी दशकों बाद काफी ज्यादा कम रही, इनके एक्सपोर्ट्स भी घटे। कहने का मतलब इनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो इनके हाथ से जा रही है और ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इकोनॉमिक ताकत ही आपको बाकी क्षेत्रों में ताकत दिलवाने में सबसे बड़ा योगदान देती है। फिर डिफेंस हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी हो या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो, इकोनॉमी के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह के कुछ नए आंकड़े निकल कर आए हैं एफडीआई को लेकर भी, जिसमें चाइना द्वारा पिछले 3 दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 3 दशक यानी जब चाइना का सूर्योदय कहा जा सकता है कि बिल्कुल हो ही रहा था, उस दौरान जैसे आंकड़े हुआ करते थे उसी तरह के आंकड़े दोबारा से देखने के लिए मिले हैं, जिसकी उम्मीद ना तो चाइना को थी और ना ही दुनिया के अन्य किसी देश को। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 का जो आंकड़ा निकल कर आया है उसमें चाइना के अंदर जो एफडीआई का आंकड़ा आया है वो केवल $33 बिलियन रहा है। और ये वर्ष 2022 से अगर हम लोग कंपेयर करें केवल 1 साल पहले से, तो इसमें 82% की कमी देखी गई है। यानी वर्ष 2022 में एग्जाम्पल के तौर पर अगर चाइना के अंदर एफडीआई 100 रुपयों का आया होगा तो वर्ष 2023 में केवल 18 रुपये का आया, यानी 82 रुपये इसमें कमी देखने के लिए मिली। और ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इस तरह के आंकड़े 1993 से लेकर 1998 के बीच में हुआ करते थे, तो बिल्कुल वहीं तक चाइना पहुंच चुका है। सब चीजों की वजह से बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर ऑफिशियल मंदी किसी भी समय आ सकती है। हालांकि इतनी भी ज्यादा जल्दी चाइना के अंदर मंदी आ जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि इनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो काफी विस्तृत तौर पर फैला हुआ है। और ऑफिशियल मंदी की टर्म्स ये है कि जब 2 टर्म्स में लगातार आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में जाती है, जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने जर्मनी के केस में देखा, उसके बाद ही ऑफिशियल मंदी या फिर रिसेशन घोषित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति तो चाइना की फिलहाल नहीं आ सकती। लेकिन जिस हिसाब के आंकड़े आ रहे हैं, अगर ये आंकड़े लगातार 1-2 सालों तक और रिपीट होते हैं, जिसके की चांसेस काफी ज्यादा दिखाई भी दे रहे हैं, तो लिख लीजिए आप कि 2-3 सालों में चाइना के अंदर ऑफिशियल मंदी आना बिल्कुल तय बताया जा रहा है। इसके पीछे कई सारी चीजें सामने निकल कर आई है। एक तो ये कि चाइना की छवि एक ग्लोबल विलन के तौर पर स्थापित हो चुकी है। लोगों का विश्वास चाइना के ऊपर से कम हुआ है, इस वजह से निवेश कम होते जा रहा है। इसके अलावा चाइना ने बीआरआई परियोजना के चलते और दूसरे देशों को फंसाने के चलते जो लोन्स वगैरह बांटे हैं, इनकी रिकवरी
रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाई। चाइना में कोई भी सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं रन करता, तो काफी कुछ खराब चीजें जो हो रही होती है उन्हें भी बड़ी आसानी से छुपा लिया जाता है, और जब उसके कुप्रभाव एक्चुअली देखने के लिए मिलते हैं तब वो चीजें लोगों के सामने आती है। तो ये सिस्टम भी चाइना के लिए एक अभिशाप बना बैठा है। इसके अलावा जो कोविड का मैनेजमेंट था वो भी काफी गलत तरीके से किया गया। ना तो कोविड को ये लोग रोकने में बराबर कामयाब हुए और ना ही कोविड के इम्पैक्ट को हटाने में ये लोग कामयाब हुए। चाहे जब इनके यहाँ कोविड दोबारा से फैलना शुरू हो जाता है, कभी भी किसी भी एरिया में लॉकडाउन जैसी स्थितियां घोषित कर दी जाती है, जिससे कि इनका व्यवसाय और उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी कुछ चीजें प्रभावित हुई। और ये सारी चीजें जब लगातार चलती रहती है तो इन्वेस्टर्स का विश्वास अपने आप ही उठ जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो मेरा आकलन है वो ये है कि अभी तक चाइना का कोई भी ऑप्शन दुनिया के सामने नहीं था। इस वजह से इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्ट करना भी हो तो वो करे कहां। लेकिन आज की परिस्थिति अगर देखी जाए तो भारत है, वियतनाम है, इस तरह के कुछ देश ऑप्शन के तौर पर तैयार हो चुके हैं। स्पेशली अगर बात की जाए भारत की तो अब इन्वेस्टर्स के सामने वो विकल्प जब आ चुके हैं तो उन्होंने चाइना को बायकॉट करना एक्चुअली शुरू कर दिया है। तो इन सारी चीजों को मिला लेने के बाद वो स्थिति देखने के लिए मिलती है जो कि चाइना की एक्चुअली हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।